नमस्कार। एक बोतल में बंद जिन्न की तरह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 9 दिसंबर 2006 को दिया हुआ एक बयान 2024 के लोकसभा चुनाव के ऊपर बिल्कुल छा सा गया है। इस बयान में क्या है, इसको आप लोग सब लोग पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे, इसलिए ये बयान क्या है इस पर मैं इस वीडियो में बातचीत नहीं करने जा रहा हूं। बयान मोटे तौर पर देखिए बहुत स्पष्ट है। इसमें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक है, उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय के जो हैं वो उद्घाटन वक्तव्य देने के लिए आए हैं और उन्होंने वक्तव्य देते हुए राष्ट्र की जो एक कलेक्टिव प्रायोरिटीज हैं, जो एक दायित्व है कि राष्ट्र क्या करने वाला है, इसके बारे में वो बताते हैं। इसमें वो सिंचाई, शिक्षा वगैरह की बात करते हैं। इसके बाद वो वाला जो विवादास्पद पैसेज है वो बयान देते हैं। इसमें वो कहते हैं कि राष्ट्र जो है वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, महिलाएं, इन सब का ख्याल रखेगा और इनको प्रायोरिटाइज करेगा। ये कहते हुए इसके बाद वो दो प्रायोरिटीज का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि एससी, एसटी के लिए क्या करेगा, इसमें बताते हैं कि जो कंपोनेंट प्लान है उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा, फिर से जिंदा किया जाएगा। तो एससी, एसटी के लिए वो कंपोनेंट प्लान की बात करते हैं। इसके बाद वो कहते हैं मुसलमानों की बात, माइनॉरिटीज की बात, और इसमें इस बयान के क्रम में वो आगे कहते हैं कि उनको जो है वो राष्ट्र के संसाधनों में पहला हक उनका होगा। ये पूरा बयान है। इस बयान की दो तरह की व्याख्याएं हैं। जो सेकुलर स्पेस है, जो विपक्ष का स्पेस है, कांग्रेस का स्पेस है, जो इस तरह के एनालिस्ट हैं, उस पक्षधर जो विश्लेषक हैं, उनका ये कहना है कि यहां पर जो उनका राष्ट्र के संसाधनों में पहला हिस्सा होगा, इसमें जो उनका वर्ड है, जो इंग्लिश का दे वर्ड है, उसका मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और मुसलमान है। जबकि बीजेपी का कहना है कि इस वाक्य में उनका पहला होगा में उनका का मतलब मुसलमान है। तो ये दो अलग अलग व्याख्याएं बहुत स्पष्ट रूप से हैं कि उनका शब्द का क्या मतलब है। अभी आप मान कर चलिए कि हाइपोथेटिकली हम अभी मान लेते हैं कि जो कांग्रेस का कहना है वो सही है। मनमोहन सिंह ने यहां पर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी और मुसलमानों का राष्ट्र के संसाधनों में पहले हक की बात की है। मान लेते हैं कि यही कहा गया होगा। अभी इस कहने से जो स्थितियां बनती हैं, मुझे लगता है कि उसमें गंभीर समस्याएं हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये वाला जो बयान है ये किन परिस्थितियों में दिया गया है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी बयान को अगर आप उठाकर यूं ही देखेंगे तो हमको कई बार समझ में नहीं आएगा कि ये बयान क्यों दिया गया है। पूरा एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक देश काल होता है, एक परिस्थिति होती है जिसमें कोई बात कही जाती है। ऐसे ही कोई आदमी सुबह आज मन किया मैं जाकर वो कह दूंगा, ऐसा होता नहीं है। तो क्या हो रहा होगा, क्या चल रहा होगा देश में उस समय जब ये बयान दिया गया होगा 9 दिसंबर 2006 में। देखिए, मनमोहन सिंह की सरकार आती है अप्रैल मई 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद। इस चुनाव में बीजेपी हारती है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जाती है और मनमोहन सिंह की सरकार आती है, यूपीए की सरकार, कांग्रेस कांग्रेस उसमें सबसे बड़ी पार्टनर है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टनर बेशक है, लेकिन कांग्रेस बहुत घटकर, बहुत कमजोर होकर इस लोकसभा में पहुंचती है, सिर्फ 145 सांसदों के साथ। 145 सांसद बहुत छोटी संख्या है। आप समझ सकते हैं कि पूरी लोकसभा का 1/3 उनके पास है और उनको बहुत सारे दलों का समर्थन लेना पड़ता है। उसमें सबसे ज्यादा उनके लिए तकलीफ यह है कि 60 जो वामपंथी दलों के सांसद हैं, उनका समर्थन लेना पड़ता है। उसमें सीपीएम सबसे बड़ी पार्टनर है 43 सांसदों के साथ। ये कांग्रेस के लिए तकलीफ की बात है। कांग्रेस को ये समझ में आता है कि कुछ हुआ है जिसकी वजह से अब हमारी बहुमत की सरकार नहीं बन पा रही है, लंबे समय से नहीं बन पा रही। और ये देखते हुए उनको ये समझ में आता है कि कमजोरी कहां पर है। कमजोरी उनको दिखती है यूपी और बिहार में। 120 लोकसभा की सीटें इन दो राज्यों में है और दोनों राज्यों में मिलाकर कांग्रेस को सिर्फ 12 सांसद जीतकर आते हैं। 10%, 10%। 120 में 12, 9 सांसद कांग्रेस के जीतते हैं यूपी में और सिर्फ 3 सांसद जीतते हैं बिहार में। यह है कांग्रेस की समस्या। इस समस्या को समझे बगैर इस बयान को समझना मुश्किल है। कांग्रेस को समझ में आता है कि ये जो गड़बड़ी हुई है इन राज्यों में, इसकी सबसे जो इसका मुख्य कारण ये है शायद
कि यहाँ पर मुसलमान हमसे छिटक गया है। खासकर 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद मुसलमान हमसे दूर चला गया है और इस वजह से हमारी यहाँ सरकार नहीं बनती। हम चौथे या पांचवें नंबर की पार्टी हैं इन राज्यों में। देखिए अब जैसे समाजवादी पार्टी 36 सांसद, बीएसपी 19 सांसद, आरजेडी के बिहार में 24 सांसद, जेडीयू के 8 सांसद, इवन जो अविभाजित बिहार माने तो जेएमएम के 5 सांसद। तो कांग्रेस को अगर फिर से जिंदा होना, सबसे बड़ी पार्टी बनना है, तो इन राज्यों को फिर से क्लेम करना पड़ेगा। और इन राज्यों में जो कांग्रेस का वोट चला गया है, वो वोट बीजेपी ने नहीं लिया है, इन दलों ने लिया है। इन दलों से मुसलमानों को खास करके सबसे पहले वापस लाते हैं। ये है इनका प्रोजेक्ट। हालांकि इसके बाद वो इन दलों के नेताओं को परेशान करना भी शुरू करते हैं। लालू यादव आप जानते हैं कि जब यूपीए 2 बनता है तो उनको मंत्री पद से हटा दिया जाता है, मंत्री नहीं बनाया जाता है। उनके खिलाफ जांच तेज कराकर फैसला कराया जाता है और उनको गारंटी कर दी जाती है कि कभी वो जिंदगी में लोकसभा में न लौटें। बहन जी के खिलाफ राहुल गांधी एकमात्र आंदोलन करते हैं आज तक अपने जीवन का, वो आंदोलन भट्टा परसौल में करते हैं। बहन जी के खिलाफ वो करते हैं जमीन अधिग्रहण करके जो यमुना एक्सप्रेस वे बनाया जाता है, जो विकास का रास्ता खुलता है, लेकिन राहुल गांधी वहां विरोध में खड़े होते हैं। बहन जी के खिलाफ ताज कॉरिडोर का केस होता है, पार्क जो बना रही होती है बहन जी महापुरुषों के सम्मान के लिए, उसके खिलाफ केस होता है। इतनी सारी चीजें यहाँ हो रही होती हैं। मुलायम सिंह के खिलाफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस दायर किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। तो इन नेताओं को खत्म करके और यहां से मुसलमानों को वापस लाके कांग्रेस का प्रोजेक्ट है कि यहां पर अपने आप को जिंदा करें। इसी के तहत बहुत सारी चीजें होती, क्या क्या होता है इस दौरान देखिए, बहुत दिलचस्प तारीखें हैं। जैसे कि अक्टूबर 2004 सरकार आने के कुछ ही महीने बाद रंगनाथ मिश्रा कमीशन का गठन होता है, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज की स्थितियों का पता लगाने के लिए और उनके विकास के उपाय सुझाने के लिए। ये कमीशन अपनी रिपोर्ट में बहुत ही विवादास्पद एक सिफारिश करती है कि शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट को ओपन कर दिया जाए और उसमें मुसलमानों को भी शामिल कर लिया जाए। जबकि ये एक बहुत ही आपत्तिजनक सुझाव है, लेकिन सरकार के कमीशन इसका सुझाव देता है तो सरकार इस पर विचार करती है। ये रिपोर्ट आती है जाके 2007। इस बीच में एक और कमीशन बनाया जाता है 9 मार्च 2005 को, सच्चर कमीशन रिपोर्ट। सच्चर कमीशन का काम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की आर्थिक शैक्षणिक हालत का पता लगाना और उनके विकास के उपाय सुझाना है। ये रिपोर्ट आती है 7 नवंबर 2006 को। इस रिपोर्ट के आने के ठीक एक महीने बाद 9 दिसंबर का मनमोहन सिंह का बयान आता है। मुसलमानों का जो है, मुसलमानों का आप उसको जोड़ लीजिए कि विभिन्न कैटेगरीज के साथ मुसलमानों का भी संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। और ये भी अचानक नहीं आया, इससे पहले 3 नवंबर को नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की एक बैठक होती है। इसमें मनमोहन सिंह जाते हैं और कहते हैं कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब है और हमको हिस्सा देने पर विचार करना चाहिए और यहीं से मुसलमान एज ए कैटेगरी, एज ए रिलीजियस ग्रुप, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इसकी चर्चा मनमोहन सिंह वहां शुरू करा देते हैं। ये सारा कुछ हो रहा होता है। इसी बीच में मनमोहन सिंह इसी बैठक में 3 नवंबर वाली बैठक में, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की बैठक में कहते हैं कि माइनॉरिटी कमीशन को हम संवैधानिक दर्जा देंगे और विंटर सेशन में इसका बिल पास करा देंगे। हालांकि वो नहीं करा पाते हैं क्योंकि काफी विरोध हो जाता है, पार्टी मतलब सेकुलर स्पेस के अंदर भी विरोध हो जाता है, वो नहीं करा पाते हैं। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, इसमें मुसलमानों के जब बात होती है कि मुसलमानों को भी आर्थिक संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए, तब समस्या है। देखिए भारतीय संविधान बहुत स्पष्ट है, समानता का अधिकार देता है आर्टिकल 14 में, लेकिन एक्सेप्शन देता है कि नहीं, जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको नौकरियों में और शिक्षा में आर्टिकल 15 और 14 में 16 में इनके लिए एक्सेप्शन है कि इनके लिए सरकार विशेष प्रावधान कर सकती है, जहां से आरक्षण का प्रावधान आता है जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो विशेष अवसर का सिद्धांत है, किसके लिए है? लेकिन वो SC ST और OBC के लिए है, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग, जो ऐतिहासिक रूप से अछूत रहे वो लोग, या ट्राइबल, इनके लिए विशेष अवसर का प्रावधान, मुसलमानों के लिए नहीं है। ये पहली बार ये बात बोली गई 9 दिसंबर 2006 को, इसलिए विवाद हुआ है। सारे अखबार, सारे एनालिस्ट, पूरा देश चौंक गया। ये क्या कहा जा रहा है कि मुसलमानों का पहला हक होना चाहिए? क्या मुसलमान कोई पिछड़ी हुई कैटेगरी है? क्या उनका कोई ऐतिहासिक पिछड़ापन है? क्या उनके साथ छुआछूत हुई है? क्या उनको उनके मस्जिदों में जाने से किसी ने रोका है? क्या ये सच नहीं है कि 6 साल तक तो उनका शासन रहा है? और वो जब उनकी हालत इतनी मजबूत है, उनका क्लेम इतना मजबूत है कि जब वो अपने लिए अलग देश मांगते हैं तो उनको अलग देश मिल जाता है, उनको अलग सिविल लॉ मिलता है, उनको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस मिलता है जिसकी फंडिंग सरकार करेगी।
क्या SC/ST OBC आज मांग भी नहीं कर सकता है कि हम एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे और हमको आप फंड करो? तो ये जो ऐतिहासिक पिछड़ापन के बगैर जो अधिकार देने की बात और विशेष अधिकार देने की बात और संसाधनों पर विशेष अधिकार देने की जो बात है, ये विवादास्पद है। इस विवाद के लिए उसी समय माफी मांगनी चाहिए, लेकिन माफी मांगने की जगह स्पष्टीकरण दिया गया सिर्फ कि नहीं, हमारा मतलब तो वो था, आपका मतलब कुछ भी था, लेकिन आप तो एक विशेष स्थितियों में ये सब कर रहे थे, लोगों को समझ में आ रहा था कि आप क्या कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में इनको हम कोटा की लगभग आप बात करने लगे थे, आप शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को ओपन करके उसमें मुसलमानों की एंट्री कराना चाह रहे थे, आप नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना चाह रहे थे, जिसकी कहीं दूर दूर तक संविधान में चर्चा तक नहीं है। आप ये सारा कुछ करते हुए जब आप ये बयान देते हैं तब विवाद होता है, वरना ऐसा नहीं। तब तो आपका अगर गलती हुई होती, आपने कह दिया गलती हो गई, लोग आगे बढ़ जाते। आप पर वो बयान चिपक इसलिए गया है क्योंकि आप एक खास परिस्थितियों में खास मकसद से इस काम को कर रहे थे। आप यूपी बिहार में अपने को वापस लाने के लिए और सपा बसपा आरजेडी और जेडीयू को खत्म करने के लिए सब कर रहे थे, तो इस वजह से ये विवाद हुआ है। और इसके लिए कांग्रेस ने उस समय जो माफी नहीं मांगी, उसकी कीमत उसको लंबे समय तक चुकानी पड़ रही है। ये इसके वजह से कांग्रेस को काफी नुकसान है। अभी भी वक्त है कि उसके लिए उनको माफी मांग लेनी चाहिए और ये चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। धर्म के आधार पर कोई पिछड़ापन का कोई आइडिया नहीं है। हर धर्म में आगे बढ़े हुए पीछे के लोग हैं, पसमानदा और असराफ वहां पर भी हैं, जैसे यहाँ पर सवर्ण और ओबीसी और शेड्यूल कास्ट। तो ये पिछड़ापन जो है वो आधार होना चाहिए, धर्म आधार नहीं होना चाहिए संसाधनों के बंटवारे के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद।